गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आपके सामने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डेली लेकर आता हूँ और ये फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है वो 2024 के बेस से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से हमने बना के लिए यहाँ पे। तो अभी तक जो हमने किया है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज जो सेशन है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉम्बिनेशंस का है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आज आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए और हमारे सिस्टम को आज साथ लेकर आगे बढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने साथ पेनों को भी हमेशा लेके रखिए और जो कुछ डाउट हो उस डाउट को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक बार मेरी वीडियो को दोबारा देखकर आप क्वेश्चन नंबर डालकर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें आप भेजिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके सामने भेज देंगे। हम वीकली जो टोटल डाउट होंगे उन टोटल डाउट्स को हम लोग संडे को आपके सामने लेकर आएंगे। संडे को हम एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चन जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने जो भी डाउट्स हो उन टॉपिक से रिलेटेड या जो एमसीक्यूज हम लेकर आ रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं आज से क्लास। आज की जो क्लास है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको लेकर हमने ये आज की क्लास स्टार्ट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है उनमें से इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट से मैच करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से इसका आंसर आप चेक कीजिए और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो हम इतना कुछ टाइम बीच में गैप रखेंगे, इतना टाइम गैप रखेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को समझ के उसका आंसर दे सको। जब जैसे अभी अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो फ्यूचर में जब भी आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको भी एक अपना आंसर जस्टिफाई करने का, अपना जो आपने जो प्रैक्टिस की है उसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देकर या आपकी जो आंसर शीट कहीं भी आप लिखना चाहते हैं वहां पर आप लिख के चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलम्ब चार्ज की यूनिट होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। दैट मींस तीनों ऑप्शन राइट नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम्ब वो इसका राइट ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दोनों के लिए वो सेम ही हम यूनिट यूज करते हैं, फोर्स पर चार्ज। दैट मींस न्यूटन पर कूलम्ब इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कंडीशन है वो आपने पढ़ रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने पर उस पे कितना वर्क है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये डेरिवेशन हमने कर रखी है। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होगा? ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ डाइपोल और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके दोनों चार्जेस जहां इसके प्लेस्ड होते हैं उन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। टोटल फोर्स जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। The number of electrons taken out from a body to produce 1 coulomb of charge will be। 1 coulomb चार्ज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से बाहर निकालने होंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है। ऑप्शन ए है 6.25 into 10⁻18, सेकंड है 6.25 into 10⁸8, ऑप्शन सी है 6.023 into 10⁻23 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये जो क्वेश्चंस है वो Q इक्वल्स टू एन के बेस पर होते हैं और यहाँ आपको एन कैलकुलेट करना होता है। तो फटाफट से इसको कैलकुलेशन के लिए और कैलकुलेशन करने के बाद आप अपना आंसर जो चेक करेंगे वो आंसर इन 3 ऑप्शंस में से होगा। अगर 3 ऑप्शंस में से नहीं है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, फटाफट से n इक्वल्स टू Q बाई E का फॉर्मूला यूज करके इसकी कैलकुलेशन कीजिए। और आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमें उस बॉडी से बाहर निकालने होंगे अगर 1 कूलम्ब का चार्ज हमें प्रोड्यूस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
तो यहाँ 3 ऑप्शंस गिवन है, PE 1 माइनस cos थीटा, PE tan थीटा, PE sec थीटा और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डिस्टेंस इसकी डेरिवेशन का लास्ट एक्सप्रेशन आपने यूज करना है। जो अभी कुछ देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, उसमें टोटल जो फोर्स था वो कितना था, 0 था। तो टोटल फोर्स 0 है, लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग पोजीशन पे अगर अप्लाई होते हैं तो उस कंडीशन में वहां फोर्स की प्लेस पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। टॉर्क के बेस पे आपको फोर्स इसका वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क का जो लास्ट एक्सप्रेशन है PE 1 माइनस cos थीटा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। If a sphere of bad conductor is given charge, then it is distributed on surface, inside the surface, only inside the surface, and none of these। तो जब आपको पता है कि बैड कंडक्टर है तो जो भी हम चार्ज देते हैं वो चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो उसी पोजीशन पे उसी प्लेस पे रहता है जिस प्लेस पे हमने उसको दिया है। तो ना तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना वो इनसाइड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ना ही वो ओनली इनसाइड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल। मेटल की जो कैविटी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, इज ऑलवेज 0 एंड इज नॉट नेसेसरी 0। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको पता है कि 0 हो या ना हो ये डिपेंड करता है चार्ज पे, सराउंडिंग पे कभी डिपेंड नहीं करता है, साइज की कैविटी पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 हो ये भी कंडीशन नेसेसरी नहीं है, और नॉट नेसेसरी टू 0, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, आपने पढ़ रखा है 0, 1, इनफाइनाइट और -1। यहाँ पे इनमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 है 1 कॉलम इज इक्वल टू, आपको बताना था कि अगर 1 कॉलम है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1/3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और 1/3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये डायरेक्ट आपको लर्न करना था कि 1 कॉलम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है वो 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की इक्वल होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Each of the 2 point charges are doubled and their distance is half. Force between, ये 77 डिस्टेंट है। इंटरेक्शन बिकम्स P टाइम, फोर्स होता है कितना टाइम हो जाता है, P टाइम होता है, वेयर P is, आपको बताना जो न्यू फोर्स है वो कितना टाइम हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, 2 × 2 4 हो गया, और डिस्टेंस को हाफ किया है तो हाफ में उसका स्क्वायर करते हैं वो भी 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, D 16 टाइम इसका राइट आंसर होगा। ओके डी स्टूडेंट, आपको बात समझ में आई है। अगर नहीं भी आई है तो आप मुझे क्वेश्चंस का जो नंबर है वो लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। When placed in a uniform field, a dipole experiences a net force, a torque, both a net force and torque, neither a net force nor a torque। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आपको जस्ट पहले भी बता रखा है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ओनली टॉर्क होगा। राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है टॉर्क। The dimensions of fall of potential per unit distance are given by, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन है उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना, दैट मींस L1 डिवाइड में आएगा। तो जो भी डायमेंशन आपके पोटेंशियल की है उस पोटेंशियल की डायमेंशन को L-1 करना होगा। डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ML2T-2A-3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है ML3T-2E-3 होता है, लेकिन पर यूनिट डिस्टेंस के लिए बात चल रही है, पर यूनिट लेंथ के लिए बात चल रही है, तो आपको L1 जो होगा वो कम करना होगा। तो ML3 की जगह ML2 हमें यहाँ पे यूज करना है, ML2T-2 और A-3 इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैपेसिटर किसे ब्लॉक करता है, एसी को, डीसी को, बोथ एसी एंड डीसी, नाइदर एसी नॉर डीसी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसका राइट ऑप्शन चूज करके बताना है कि
को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर की जो सिंबल होता है उस सिंबल से आप डायरेक्ट इसका आइडिया लगा सकते हैं कि वो किससे ब्लॉक करेगा और किससे ब्लॉक नहीं करेगा। तो जो डीसी होती है, डीसी स्ट्रेट आती है। डीसी कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। तो डीसी जब स्ट्रेट होती है दैट मीन्स वो कैपेसिटर से ब्लॉक हो सकती है। जो एसी होती है वो उस फ्री स्पेस से उसके सामने से बाहर निकल सकती है। दैट मीन्स वो एसी को ब्लॉक नहीं करती है, डीसी को ब्लॉक करती है। तो ऑप्शन बी जो इसका है वो राइट आंसर होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल डिक्रीजेस इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्लैब ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और नन ऑफ दीज। अगर हमें किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिक्रीज करना हो तो हम इनमें से क्या चीज यूज कर सकते हैं, किसका स्लैब यूज कर सकते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या नन ऑफ दिस। और हमें पता है कि जो सी है, सी इक्वल्स टू के सी नोट होता है। दैट मीन्स जितने भी वैल्यू का आप इसको हम के यूज करते हैं, के क्या होता है? जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज किया है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू जो हमने यूज की है वो के यूज की है। तो आप जितने भी वैल्यू का आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज कर ले वो हमेशा ही कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। दैट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है? नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट is accelerated through a potential difference of 1 volt. The energy gained by the electron is। तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी मींस आपको वर्क फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आपको बहुत पहले में बताया था, जितनी भी अगर मेरी क्लासेस आपने पहले भी क्लासेस ले रखी है तो उस क्लासेस में भी ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी होती है वो एनर्जी हम हमेशा वर्क फाइंड आउट करके लास्ट एक्सप्रेशन को, वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और हम उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो कितना वर्क होगा? W इक्वल्स टू क्यू वी का फॉर्मूला में यूज करना है और Q कितना है, V कितना है, उसका वैल्यू यूज करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्ट गिवन नहीं है तो Q इक्वल्स टू NE हम यूज करेंगे और N की वैल्यू 1 है तो 1 से रिप्लेस करेंगे। E आपको पता है कितना होता है और V यहाँ कितना गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट गिवन है। तो डिस्टेंस उस वैल्यू को 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अ बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन। एक बर्ड है हाई पावर के लाइन पे बैठा है, गेट्स किल इंस्टेंटली, गेट्स ए माइल्ड शॉक, गेट्स ए फैटल शॉक, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वो अफेक्टेड नहीं होगा बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। where there is no potential difference there is no work no energy, so W equals to 0, that means पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई वर्क इस पे नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक कोई वैल्यू उसकी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चूज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जूल, कूलम, न्यूटन पर कूलम और अर्ग। तो एनर्जी है तो जूल इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। If a positive charge is moved from low to high potential region, the electric potential energy decreases, increases, remain the same, may increase or decrease। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है इंक्रीजेज, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो वर्क इक्वल क्यू वी पहले स्मॉल था, अब क्यू वी क्या हो गया? हाई हो गया है। W1 जो लो था वो W2 हाई हो गया। दैट मीन्स लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी और अब कितनी हो गई है? हाई पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है 6। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि हम कितने कैपेसिटर यूज कर सकते हैं जिनकी सबकी जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है और इन सब के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आए वो 5 माइक्रोफैराड आए। तो ऐसे कितने कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें डजंट मैटर, बट हम मिनिमम कितने ऐसे कैपेसिटर्स यूज कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस होगा और हम रिजल्टेंट वैल्यू कितने फाइंड आउट करें? 5 माइक्रोफैराड। तो रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 कैपेसिटर्स हम यूज करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आपको बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट वैल्यू आती है वो कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो वर्क एंड एनर्जी आर also scalar quantities, so remaining value is electric intensity। इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर्ड। सरफेस डेंसिटी को हम किससे मेजर करते हैं? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब और जूल पर कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस डेंसिटी है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको आज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको डाउट अभी भी बचा है या कुछ क्वेश्चन जो आपके पास है, जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास नहीं है, आप सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपकी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत मजा आया होगा। अगर डेली आप ऐसी क्लासेस लेते हैं तो आपका जो नॉलेज है, जो माइनर नॉलेज है, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और आप आगे आने वाले जो कंपटीशन, अगर नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासेस जो है वो आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम में आएगी। तो डियर स्टूडेंट, रेगुलर आप क्लासेस लेते रहिए और जो MCQs है वो आप सॉल्व करते रहिए।